हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या कहलाता है। तो हम सिंपल सी भाषा में बात करें, एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार दी गई है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यहाँ पे ईच अदर का मतलब है पार्टीज के बारे में बात करी। इज एन एग्रीमेंट मतलब कोई भी जो रहता है कि एवरी प्रॉमिस या कोई भी प्रॉमिस हो या सेट ऑफ द प्रॉमिस हो, वो क्या करता है, पार्टीज के लिए कंसिडरेशन बनाता है, वो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देके रखा है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एग्रीमेंट क्या होता है, जब लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, अगर वो लॉ में इन्फोर्सेबल होगा तो वो वॉइड नहीं कहलाएगा। ठीक, सो हम यहाँ पे सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन 10 के बारे में कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो एग्रीमेंट है कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। एन एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड ऑफ द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। वो पार्टी के फ्री कंसेंट से होना चाहिए। पार्टी जो है वो कंपिटेंट होना चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए। जो कंसिडरेशन होता है, जो बेनिफिट होता है दोनों पार्टीज़ को, वो होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और जो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जाता है वो है आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर एग्रीमेंट जो है उसको खुद को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो क्या, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। सो सिंपल वर्ड में सेक्शन 10 बोलती है कि व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सप्रेसली हियर बाय डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब सेक्शन 10 में हमने कुछ पॉइंट पढ़े कि जिसमें ये बताया गया था कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन जो देके रखी थी वो थी फ्री कंसेंट की, जो हम आगे वाली स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें लिखा हुआ था कि कंपिटेंट होना चाहिए पार्टी। तो सेक्शन 11 बोलती है कि कौन जो पर्सन है वो कंपिटेंट कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट देके रखे हैं। एक तो कंपिटेंट होने के लिए पार्टी को मेजॉरिटी होना चाहिए, मतलब पार्टी जो रहती है वो उम्र में ऐसा नहीं कि माइनर हो, बच्चा हो। पार्टी होती है वो साउंड माइंड की होना चाहिए, दैट विल बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पागल व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट देख रखा है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड करके रखा हुआ है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं कहलाएगा। नाउ हम बात करेंगे सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 क्या कहलाता है कि व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर अ पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब साउंड माइंड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। तो पहली कंडीशन ये देखे रखी कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, द पर्सन शुड बी ऑफ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, मतलब व्यक्ति को ये समझदारी होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस विषय में हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देता है ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। मतलब क्या होता है कि उसको इतना काबिल तो होना चाहिए कि वो जजमेंट कर पाए कि उसका इंटरेस्ट जो है वो क्या है क्या नहीं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो सेक्शन 12 सिर्फ सिंपल सी ये बोलती है व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहला है, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट कहलाता है एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे सेक्शन 14 के बारे में, फ्री कंसेंट जिसमें कहा गया है फ्री कंसेंट क्या क्या होता है। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय सर्शन। सर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ धमकी देके कोई सा कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए। ठीक है, अगर किसी को कुछ धमकी दी गई है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करिए नहीं तो हम आपको हानि पहुंचाएंगे, और कोई व्यक्ति उस कंडीशन में आके कॉन्ट्रैक्ट कर ले जाता है तो उसको बोलते हैं सर्शन। ठीक, सेकेंड पॉइंट जो बोला गया है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मजबूरी का फ़ायदा उठाना। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी से मजबूरी का फ़ायदा उठाता है किसी का, तो और कॉन्ट्रैक्ट करवा लेता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहला जाएगा, फ्री कंसेंट का नहीं कहला जाएगा। फ्रॉड की बात करें, फ्रॉड भी जैसे अगर किसी से फ्रॉड करा है और कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगी। मिस
रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट करते समय किसी ने कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहला जाएगी। और थर्ड पॉइंट मतलब जो लास्ट पॉइंट रहता है वो रहता है मिस्टेक का, ठीक है, कि अगर कोई मिस्टेक कर दी गई है कॉन्ट्रैक्ट करते समय तो दैट विल बी नॉट सेड टू बी ऑफ फ्री कंसेंट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में, जो कहती है व्हाट कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट इज़ नॉट। मतलब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट कब लॉफुल कहलाते हैं कब नहीं कहलाते हैं। यहाँ पे कंडीशंस ये देखे रखिए, द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस, मतलब अगर वो ये कंडीशंस है जिनके जो अप्लीकेबल होती है तो वो लॉफुल नहीं कहलाएंगे। इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, वो लॉ के द्वारा ही फॉरबिडन कर दिए गए हो। इट इज़ ऑफ सच नेचर, मतलब वो इस नेचर का होना चाहिए कि इफ द परमिट इट वुड डिफिट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अगर वो इस नेचर का है कि अगर उसको परमिट करा जाता है तो वो किसी भी प्रोविजंस को, लॉ को डिफीट करता है, तो वो क्या कहला जाता है, वो कहलाएगा अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का रहेगा। इफ़ इट इज़ ऑफ फ्रॉडलेंट, मतलब वो फ्रॉडलेंट के द्वारा करा गया हो, ठीक है। इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर, मतलब यहाँ पे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कंसिडरेशन जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल कहलाएगा अगर वो क्या होता है, वो इस नेचर का है, अगर उसको इम्प्लाइज होता है तो वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को इंजरी पहुंचा सकता है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हानि पहुंचा सकता है, ठीक। लास्ट पॉइंट देता है द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसीज़, मतलब अगर कोर्ट ने ही उसको इमोरल बोल दिया गया है या पब्लिक पॉलिसीज़ के अलग है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है वो, तो वो क्या कहला जाएगा, वो यहाँ पे कहला जाएगा अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। देखिए अब हम यहाँ पे समझेंगे इलिस्ट्रेशन से कि इलिस्ट्रेशन से कौन सा कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल कहलाएगा और कौन सा नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन के बारे में। ए जो है वो एग्री होता है बी को घर बेचने के लिए 10,000 रुपये में। यहाँ पर बी जो है वो प्रॉमिस कितना करता है कि मैं ए को 10,000 रुपये दे दूंगा, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ 10,000 रुपीज़, और बी जो है उसको क्या मिलेगी, उसको मिलेगी प्रॉपर्टीज़ मतलब हाउस, तो वो बी के लिए कंसिडरेशन हुआ। तो ए के लिए कंसिडरेशन हो गया 10,000 रुपये, बी के लिए कंसिडरेशन हो गया हाउस, तो क्या हो जाएगा, जो कंसिडरेशन वो कहला जाएगा लॉफुल कहला जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड इलिस्ट्रेशंस के बारे में। सेकेंड इलिस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि वो उसके खिलाफ जो केस करा है उसने रॉबरी के लिए, बी ने जो रॉबरी करी थी उसमें ये रहता है कि ए जो बोलता है कि मैं रॉबरी का जो तुम्हारा जो केस है वो मैं वापस ले लेता हूँ, और बी जो है वो प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है मैं इसके बदले तुमको वैल्यू जो है वो तुमको दे दूंगा, जो अमाउंट जो है या वैल्यू बोल सकते हैं मैं तुमको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड बिकॉज जो ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल हुआ है, यहाँ पे जैसे लॉ के विरुद्ध है ये जो ऑब्जेक्ट है पूरे, ठीक है। तो इन टुडे वीडियो सेक्शन हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं। आई होप आप समझे हो सारी चीज़ें। सो थैंक यू एंड please like, share and subscribe our channel.